नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम। मैंने जैसे बताया कि अगर हम फेज़ रूल को स्टडी करते हैं तो फेज़ रूल के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। तो वो इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन पे होगा या फिर हम कैसे कर सकते हैं कि कौन सा इक्विलिब्रियम हमने काउंट करना है, तो उसके लिए भी इस पर इन्फॉर्मेशन है। इक्विलिब्रियम हमारा कब होता है, जब हम ये मान लें कि जो हमारे टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कंपोजिशन की जो कंडीशंस है वो क्या हो जाए, चेंज ना करें। मतलब उन दोनों के बीच में टेम्परेचर और प्रेशर जो है उनके फेजेस में, जैसे आप सब ने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, मतलब वाटर सॉलिड से आइस फॉर्म से वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। और इक्विलिब्रियम हम कब बोलेंगे, जब टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन की कंपोजिशन लाइक जो वेरिएबल्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं अलग अलग फेजेस की, वो टाइम के साथ चेंज ना हो, वो वहाँ पर फिक्स हो, उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब जब आप उसको लिक्विड से क्या करते हो, टेम्परेचर उसमें सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हो, लिक्विड से सॉलिड में चेंज करते हो, तो जिस टेम्परेचर पे जो प्रेशर है वो मेंटेन रहे। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर ये हो और प्रेशर चेंज हो जाए। टेम्परेचर अगर पर्टिकुलर 7 डिग्री सेल्सियस है तो उसका प्रेशर अगर मान लो हम 230 कंसीडर करते हैं, प्रेशर हमने कंसीडर किया 230 एटमॉस्फेरिक, और टेम्परेचर हमने मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो मेंटेन होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग, वो उतना ही रहे, उस चीज़ को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। हम मेनली 2 टाइप की इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं इसके अंदर, जो हमने काउंट करना है, एक ट्रू इक्विलिब्रियम और एक मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। ट्रू इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूँ तो ट्रू इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं जब सेम स्टेट को हम किसी भी, जैसे अगर मैंने को आइस से वाटर में चेंज करना है, तो आइस से वाटर में चेंज करने के लिए मैंने उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया और 273 केल्विन है। मैं इस वे से भी इधर आइस से इधर की मूव करती हूँ, राइट साइड की तरफ मूव करती हूँ, तो वाटर आ जाता है। लेकिन वाटर को अगर मैं क्या करती हूँ, वही कंडीशंस जो हमने दी थी उसको वो वापस उससे ले लूँ। मान लो आपने क्या किया, एक सिस्टम है, आपने पानी को बॉईल करने के लिए उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया। अब वही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो हमने हीट के थ्रू उसमें प्रोवाइड किया, वही हीट हम उससे वापस ले लें तो वापस से वो नॉर्मल टेम्परेचर पर जाता है। अगर आपकी कंडीशंस रिवर्स हो चुके, किसी भी डायरेक्शन में हो, आइस से वाटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, वाटर से आइस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, हम कंडीशन को उल्टा करके उसको चेंज कर सकते हैं, उसी को हम ट्रू इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ट्रू इक्विलिब्रियम के लिए आप किसी में भी जाओ, जैसे अगर मैं बात करूँ मेल्टिंग ऑफ आइस या फ्रीजिंग ऑफ वाटर, एक ही बात होगी, आइस को मेल्ट भी हम सेम टेम्परेचर करते हैं और फ्रीज भी सेम टेम्परेचर पर करते हैं, तो ऐसी जो सिचुएशन आती है उसको ट्रू इक्विलिब्रियम बोला जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो मेटास्टेबल जो इक्विलिब्रियम होता है, इसको सिर्फ हम एक ही फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं, हम इसको दोनों डायरेक्शन में चेंज नहीं किया जा सकता। और एक ही डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, वो काम केयरफुली करना पड़ेगा और कंडीशंस केयरफुली अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे अगर मुझे क्या करना, -2 डिग्री सेल्सियस पर वाटर चाहिए, तो मतलब आप सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर फ्रीज हो जाता है, लेकिन मैं -2 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करना चाहती हूँ, मतलब वो मुझे मिले, लेकिन वाटर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आइस की फॉर्मेशन ना हो। तो ऐसी कंडीशन कब पॉसिबल है, जब मैं आइस को मेल्ट ना करने दूँ। ये कब होगा, जब मैं उसकी केयरफुली कूलिंग करूँगी। अगर मैं केयरफुली कूलिंग नहीं करती तो आइस को मेल्ट करके मैं कभी भी उसको, मतलब जो लिक्विड है उस लिक्विड को -2 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड को लिक्विड फॉर्म में रखे हुए, मतलब बिना आइस में चेंज किए, तो मैं इसको -2 डिग्री सेल्सियस पर लेके आ सकती हूँ। लेकिन आइस को मेल्ट करके मैं -2 डिग्री सेल्सियस पर नहीं ला सकती। अगर मैंने ऐसे किया तो जो हमारा वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, वो आइस में होगा। मतलब ये वाला फॉर्मेशन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ये वाला फॉर्मेशन हमारे लिए पॉसिबल है। मतलब एक ही वे में जा सकते हो आप, दूसरे वे में वापस रिवर्स नहीं कर सकते। लिक्विड को लिक्विड रखते हुए तो उसको -2 डिग्री सेल्सियस पर लेके जा सकते हैं, लेकिन लिक्विड को हमने आइस में चेंज कर दिया और आइस में चेंज करने के बाद हम उसको क्या किए, दूसरी टेम्परेचर पर लेके गए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप इस फॉर्म को ऐसे भी स्टडी कर सकते हो। मान लो हमारा H2 है और वो लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड से हमने उसको आइस में कन्वर्ट किया, ये चीज़ें तो पॉसिबल है। लेकिन आइस से हम अगर उसको वाटर को लिक्विड फॉर्म में -2 मतलब टेम्परेचर और कम करके, पॉसिबल नहीं है। हमें आइस से लिक्विड में जाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, चेंज। यहाँ पर कंडीशंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, वो कंडीशन सेम थी, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस हमें चेंज करनी पड़ेंगी अगर ऐसा चाहिए। और यहाँ पर लिखा है कि केयरफुली चेंज कर सकते हो तभी पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। दूसरा, मेंटेन करना है अगर हमें मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम, तो हम कोई भी उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल, मतलब कुछ भी अपनी तरफ से मैकेनिकल कोई भी उसके ऊपर चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते, कोई सीड मतलब कोई उसके अंदर स्टीरिंग नहीं कर सकते, कुछ उसके अंदर सॉल्यूशन नहीं डाल सकते। अगर हमने ऐसा किया तो क्रिस्टल डाला, जैसे आइस है, इसके अंदर वाटर के अंदर मैंने क्या किया, इसको ठंडा करने के लिए
आइस के क्रिस्टल्स डाल दिए, ऐसा होगा तो वो सोल्डिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर हमारा राइज अप हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें उसको मेंटेन करने के लिए अलग कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है, हमें इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी कर लिया। अब जब इक्विलिब्रियम जो हमारा होता है, फेज़ इक्विलिब्रियम अगर हम कंसीडर करें, इक्विलिब्रियम आप सब पढ़ चुके हो, अब बात करते हैं कि उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए जब हमारे कंपोनेंट सिस्टम मल्टी हो, मतलब हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट हो और उन बहुत सारे कंपोनेंट में अगर हमें फेज़ इक्विलिब्रियम स्टडी करना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, क्या क्या उसके लिए हमें ज़रूरी चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके बारे में है। जब हम मल्टी कंपोनेंट सिस्टम को कंसीडर करते हैं, जब मल्टी कंपोनेंट सिस्टम होगा तो हम ये मान के चलेंगे कि उसमें एक फेज़ तो है नहीं, इसका मतलब एक से ज़्यादा फेज़ है। जैसे अगर मैं मल्टी कंपोनेंट सिस्टम की बात करूँ, मैंने ले लिया सोडियम सल्फेट विद वाटर। अगर मैं सोडियम सल्फेट विद वाटर ले लेती हूँ, इसका मतलब वहाँ पर दो कंपोनेंट हैं, एक सोडियम सल्फेट और एक वाटर। जैसे ही मल्टी कंपोनेंट आ जाएंगे सिस्टम में तो फेज़ वहाँ से वन से मतलब मोर देन वन हो जाएगा, वहाँ पर फेज़ एक कभी भी नहीं होगा। इसलिए आप यहाँ पर जितनी भी स्टडी करोगे फेज़ इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ मान के चलना जो आपका फेज़ है वो वन नहीं है, होमोजीनियस नहीं है आपका, हमेशा हिट्रोजीनियस सिस्टम। यहाँ से ही भी ये चीज़ प्रूफ हो जाती है। मैंने पहले ही जब चैप्टर स्टार्ट कराया था उस टाइम पे भी बताया था कि जो हमारा फेज़ है, फेज़ रूल है, उसकी सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, हिट्रोजीनियस सिस्टम। हिट्रोजीनियस सिस्टम मतलब एक से ज़्यादा फेज़, और यहाँ पर भी सेम वो चीज़ को रिपीट कर रहा है। अब बात करते हैं सबसे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम की। अगर मैं थर्मल इक्विलिब्रियम, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, टेम्परेचर जहाँ पर क्या हो, कांस्टेंट हो, उस टेम्परेचर कांस्टेंट की अगर कंडीशन अप्लाई करते हैं तो वो कैसे इक्विलिब्रियम में आता है, हम उसकी बात करते हैं। हमने मान लिया कि जो हमारे पास सिस्टम है, उस सिस्टम का जो टेम्परेचर है, जितने भी उस सिस्टम के अंदर अलग अलग पार्टिकल प्रेजेंट है, अलग अलग कंपोनेंट प्रेजेंट है, उन सब का अलग अलग फेज़ है, ठीक है। और सभी जितने भी कंपोनेंट थे, सबका जो अलग अलग फेज़ था, उन सब का जो टेम्परेचर है, जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया ये फेज़ एक ही कंडीशन है, यहाँ पे ये एक कंपोनेंट है और यहाँ पर ये दूसरा कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट का फेज़ ए है और ये कंपोनेंट फेज़ बी है। मतलब हमारा एक सिस्टम है और इस सिस्टम में ये एक कंपोनेंट ए फेज़ में और दूसरा कंपोनेंट हमारा बी फेज़ में है, और पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। अब पूरे सिस्टम का टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, पूरे सिस्टम के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन इन दोनों के सिस्टम के टेम्परेचर के अंदर जो फेजेस हैं, उन दोनों में चेंजेस कैसे आते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे मैंने मान लिया ये फेज़ ए है तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया, टी ए। दूसरा फेज़ है तो उसका टेम्परेचर क्या मान लिया, टी बी। ऐसे ही फर्स्ट जो फेज़ है उसकी एंट्रोपी मान ली मैंने एस ए, सेकेंड जो फेज़ है उसकी एंट्रोपी मान ली मैंने बी, एस बी। और एक फेज़ से जब दूसरे फेज़ में हीट ट्रांसफ़र जो हो रही है, वो अमाउंट ऑफ हीट जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कितना मान लिया, डी क्यू मान लिया मैंने। अब जब ये हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो जो टोटल, अगर मैं पूरे सिस्टम की एंट्रोपी काउंट करूँ तो वो सम क्या होगा, दोनों की एंट्रोपीज़ का सम आएगा। इस पूरे सिस्टम की अगर मैं एंट्रोपी रिप्रेजेंट करती हूँ तो वो डी एस रिप्रेजेंट करती हूँ, और वो दोनों का क्या होता है, इन दोनों का सम होता है। इसकी एंट्रोपी को डी एस एस रिप्रेजेंट किया और इसकी एंट्रोपी को डी एस बी से रिप्रेजेंट किया। अब एंट्रोपी जो फेज़ ए की है, मतलब जब हीट जब ट्रांसफ़र होती है यहाँ से यहाँ, जब हीट ट्रांसफ़र हुई, उस हीट ट्रांसफॉर्मेशन में जो फेज़ ए की एंट्रोपी चेंज होती है। आप सबको पता है, आप जैसे ही वाटर है, वाटर को अगर आप हीट करोगे तो वाटर के हीट करने पे जो उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, आपके वाटर में जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो पार्टिकल क्लोज होते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्या किया, वाटर है, लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है तो पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज है, लेकिन जैसे ही मैं उसको हीट करना स्टार्ट करूँगी, मान लो मैंने हीट करना स्टार्ट किया, तो ये पार्टिकल एक दूसरे से चेंज दूर दूर जाने लगेंगे, गैस की फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे इवेपोरेट होना स्टार्ट करेंगे। तो जब ये पार्टिकल लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में जा रहे हैं तो इनकी एंट्रोपी चेंज हो रही है। तो वो जो एंट्रोपी का चेंज आया, ऐसे ही वो कैसे हुआ, क्योंकि इनके बीच में हीट का चेंज आया। अगर मैं वही हीट का चेंज यहाँ पर कंसीडर करूँ, मतलब यहाँ से कुछ हीट यहाँ ट्रांसफ़र हुई, जब ये हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगी तो उनकी एंट्रोपी में जो चेंज आएगा वो हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फेज़ ए की जो एंट्रोपी में चेंज आ रहा है, यहाँ से यहाँ पार्टिकल गए तो इसका मतलब यहाँ पर हीट क्या हुई, कम हुई, और जब हीट कम होती है तो पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आते हैं, और हीट ट्रांसफ़र हुई है, ट्रांसफ़र होने के कारण हीट लॉस हुआ, हीट लॉस को मैंने नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया, तो क्या आएगा, डी क्यू अपॉन में टी ए। फर्स्ट जो फेज़ है उसकी एंट्रोपी क्या आ जाएगी, डी एस ए माइनस डी क्यू अपॉन में टी ए।
फर्स्ट फेज की एंट्रोपी चेंज कितनी होगी, DSA इक्वल टू माइनस DQ अपॉन में TA। ये रिलेशनशिप आपने थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा हुआ है, बहुत कॉमन रिलेशनशिप है कि जो हमारी DQ है वो क्या होता है, TDS के इक्वल होती है। ऐसे ही नेक्स्ट अगर मैं एंट्रोपी चेंज फेज बी की बात करूँ तो फेज बी में क्या था, यहाँ पर डायग्राम में जो था हमारी एंट्रोपी बी के अंदर एंटर करी, मतलब जो हीट थी वो बी फेज के अंदर एंटर कर रही थी। एंटर करने के कारण हमारी DQ क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्लस आ जाएगी, और जो चेंज आएगा सेकेंड फेज में वो क्या आ जाएगा, प्लस DQ अपॉन में TB। अब मैं टोटल चेंज निकालती हूँ, टोटल जो एंट्रोपी में चेंज आए वो अगर मैं निकालूँ तो मैं दोनों को ऐड करके निकालूंगी। मैंने दोनों को ऐड करके जो चेंज निकाला वो क्या आया, अगर मैं टोटल एंट्रोपी चेंज निकालती हूँ तो क्या आता है, DS, और DS हमारा क्या है, क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट में था, हमने कंडीशन क्या मानी थी कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। इक्विलिब्रियम स्टेट में होने के कारण DS हमारी किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। अब जब मैं DS 0 के इक्वल लिखती हूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, जो चेंज है एंट्रोपी फेज 1 टू एंट्रोपी फेज B, जैसे यहाँ पर DS की मैंने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर दी, DS इज इक्वल टू DSA प्लस DSB। DS हमारा 0 है, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ फेज A इक्वल टू द चेंज इन एंट्रोपी फेज B। और DQ को अगर मैं 1 मान लूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स करने के बाद टेम्परेचर जो है दोनों का वो क्या आ रहा है, ओवरऑल इक्वल। इसका मतलब हमारा स्टेट कैसी होनी चाहिए, वो थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की। अगर मैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, हम वही मल्टी कंपोनेंट सिस्टम कंसीडर करते हैं, और मल्टीपल कंपोनेंट कंसीडर करने के कारण जो फेजेस हैं वो हमारे सारे क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। और डिफरेंट फेजेस है तो हमने ये मान लिया उनका प्रेशर सेम है, लेकिन जो वॉल्यूम है फेजेस की वो इंक्रीज करती है जैसे ही फेज वॉल्यूम ऑफ वन फेज विल इंक्रीज वाइल दैट ऑफ अदर, मतलब एक की वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो ऑटोमेटिकली दूसरे की क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी। जैसे सपोज करें हमारा ये कंटेनर है और ये सिस्टम कंसीडर किया, और इस सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट हैं, और उन बहुत सारे कंपोनेंट ने क्या किया हुआ है, इसकी वॉल्यूम को पूरे को ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब आपका एक जो कंपोनेंट है वो राइज अप कर रहा है, अगर एक कंपोनेंट राइज अप करेगा, अपनी वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, तो दूसरे कंपोनेंट को स्पेस कम मिलेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर एक की वॉल्यूम राइज अप करती है तो ऑटोमेटिकली दूसरे की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं, आप सिंपल सा मैं एग्जांपल लेती हूँ। आप जैसे अगर क्या करते हो, एक आप अपने स्कूल बैग लेके आते हो, जो कॉलेज में लेके आते हो, उस बैग के अंदर अगर आप कोई बड़ी चीज़ रखते हो तो बड़ी चीज़ रखने पर जो दूसरी चीज़ आपको रखनी है उसको लिए समान जगह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेम इसी तरह इसमें भी होता है, अगर हमारा क्या करता है, एक कंपोनेंट की वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे को रखने के लिए हमें क्या मिलेगा, स्पेस कम मिलेगा, यानी कि उसकी ऑटोमेटिकली वॉल्यूम हमें क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। उस सिस्टम को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास फेज़ A और B दो हमने कंसीडर किए हैं। फेज़ 1 की जो प्रेशर है वो PA, फेज़ 2 का जो प्रेशर है वो PB ले लिया, जैसे पिछले वाले सिस्टम कंसीडर किया था वही सेम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। और जो चेंज आता है वॉल्यूम में वो क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में चेंज आता है वॉल्यूम में। एक की अगर फेज़ A की वॉल्यूम इंक्रीज़ करिए तो उसके साथ में फेज़ B की वॉल्यूम डिक्रीज़ करिए। अब थर्मोडाइनमिकली तुमने पढ़ा है, हम सबको पता है जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, PdV के इक्वल होता है। और यहाँ पर जो चेंज आया वॉल्यूम में, वॉल्यूम का चेंज आने का मतलब क्या है, हमारा वर्क डन हो रहा है। तो हम वर्क डन ले लेते हैं दोनों सिस्टम में। जो यहाँ पर अगर मैं कंसीडर करूँ, जो हमने पिछले उसमें कंसीडर किया था, जैसे हमारा एक सिस्टम था, इस सिस्टम में ये फेज़ A है और ये फेज़ B है। इस फेज़ A की वॉल्यूम चेंज हो रही है और फेज़ B की वॉल्यूम भी चेंज हो रही है। जो फेज़ A की वॉल्यूम चेंज हो रही है वो अलग निकाल लेंगे, और फेज़ B की जो वॉल्यूम चेंज हो रही है वो अलग निकाल लेंगे। तो वही यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो जो फेज़ A की वॉल्यूम है उसको मैं रिप्रेजेंट जो है उसको हम अलग कैलकुलेट करेंगे, और फेज़ B की को अलग। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्क फंक्शन की ज़रूरत है, मतलब जो वॉल्यूम में चेंज है वो क्या है, वर्क डन की फॉर्म में निकालेंगे। तो हमारा जो DA मतलब वर्क डन की फॉर्म में जो हमारा आ रहा है, DA चेंज इन वर्क डन जो आ रहा है वो क्या है, प्लस, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रही है। A की वॉल्यूम इंक्रीज़ करी थी इसलिए प्लस, और जो B की वॉल्यूम है वो क्या करिए, डिक्रीज़ करिए, तो हमारा कैसा आ जाएगा, माइनस PdV। इसको B से रिप्रेजेंट कर लिया इसलिए B ले लिया, और इसको A से रिप्रेजेंट कर लिया तो A ले लिया। अब जो इक्विलिब्रियम में चेंज आता है तो हमारा जो ओवरऑल वर्क डन है वो क्या होगा, 0, क्योंकि वो जो चेंजेस आ रहा है वो सिस्टम के अंदर ही आ रहा है। सिस्टम बाहर अपना कोई चेंज नहीं कर रहा, उसकी वॉल्यूम बाहर से कोई इंक्रीज़ नहीं की, बाहर से कोई डिक्रीज़ नहीं, जो पार्टिकल्स उन्होंने अंदर ही वर्क किया। तो ओवरऑल जो हमारा आएगा वर्क डन वो कैसा आएगा, 0। तो मैं अगर सम कंसीडर करूँ तो DAA प्लस DAB इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। और इसी 0 को अगर मैं कंसीडर करूँ तो इसके अकॉर्डिंग क्या आता है, जो हमारा प्रेशर है वो क्या आ रहा है, A इक्वल टू P। ये हमारी किसके अकॉर्डिंग थी, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग। थर्ड हमारी जो आती है वो केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग आती है।